वेदों की रचना के काल के आधार पर वैदिक काल दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें से ऋग्वेद की रचना के काल को ऋग्वैदिक काल, तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ तथा आरण्यकों के रचना के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप पर लौह युग की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक पुरातात्विक स्थल से प्राप्त लौह उपकरणों से हमें इस बात की पुष्टि होती है। तांबे और कांसे से कई ज़्यादा मजबूत लोहे के हथियारों और औजारों ने जंगलों को आसानी से काटा और कृषि के उत्पादन को भी बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर वैदिक काल में आर्थिक विकास और राजनीतिक विस्तार को क्रांतिकारी रूप से गति मिली। उत्तर वैदिक काल में हुए इस गतिमय विकास और विस्तार के कारण वैदिक सभ्यता के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में भी भारी बदलाव हुए। आज हम उत्तर वैदिक काल में हुए उन्हीं सब बदलावों को भौगोलिक विस्तार के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक बिंदुओं के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र तक ही सीमित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के शुरुआत में हुई लोहे की खोज ने आर्यों को भारत के मध्य तथा पूर्वी भाग की तरफ विस्तार करने में मदद की। अब आर्य सभ्यता का केंद्र सप्त सैंधव प्रदेश से हटकर कुरुक्षेत्र अर्थात गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भाग तक आ गया। शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में आर्यों के सदानीरा नदी के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। इसी के साथ साथ पूर्वी हिमालय में पड़ने वाले त्रिककुद, क्रौंच, मैनाक आदि पर्वतों का उल्लेख भी उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में जन, जो कि आर्यों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, वो उत्तर वैदिक काल में और बड़ी होकर जनपद कहलाने लगी। जैसे कि भरतजन और पुरुजन ने मिलकर कुरु जनपद का निर्माण किया, वैसे ही पांचाल, जो आरंभ में एक कबीले का नाम हुआ करता था, वो अब एक प्रदेश का नाम हो गया। बाद में पांचाल इस काल का सर्वाधिक विकसित प्रदेश बन गया। राज्यों का आकार बढ़ने से राजा के महत्व, शक्ति और अधिकारों में काफी विस्तार हुआ। अब राजा का पद लोक नियुक्त न रहकर पूर्ण रूप से वंशानुगत हो गया। सभा एवं समिति जैसे जनतांत्रिक संस्थाओं का महत्व इस काल में कम हो गया। विदत का तो नामो निशान ही नहीं रहा। राजा के इस दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हमें सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। अधिकारों की वृद्धि होने के कारण राजा अब सम्राट, एकराट और अधिराज आदि नामों से जाना जाने लगा। राजा की सहायता के लिए जो अधिकारी अर्थात रत्निन हुआ करते थे, उनकी संख्या में भी अब भारी बढ़ोतरी हुई। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्निनों का उल्लेख मिलता है। बलि, जो ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छाकारी कर हुआ करता था, वो भी उत्तर वैदिक काल में एक नियमित कर हो चुका था। इसकी मात्रा 1/16वां भाग हुआ करती थी। इसी के साथ साथ राजा की सेना और युद्ध में उपयुक्त होने वाले हथियारों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन पूर्णतः विकसित सेना का विस्तार होना अभी भी बाकी था। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन में ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन की तुलना में काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। हालांकि समाज आज भी पितृसत्तात्मक समाज ही था, लेकिन महिलाओं की स्थिति में अब भारी गिरावट आ चुकी थी। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया था। उनका पिता की संपत्ति से अधिकार भी छीना गया था। यज्ञ
तथा सभा में प्रवेश से उन्हें वंचित किया गया था। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण तथा समस्त दुखों का कारण बताया गया है। इससे ऋग्वेदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में हुई स्त्रियों की स्थिति में गिरावट को साफ तौर पर समझा जा सकता है। ऋग्वेदिक काल की वर्ण व्यवस्था जो कर्म पर आधारित थी, वो उत्तर वैदिक काल आते आते जन्म पर आधारित हो गई। व्यवसाय भी अनुवांशिक हो गए, जिससे समाज में अनेक श्रेणियों का उदय हुआ और वो श्रेणियां कठोर से कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। इस काल में यज्ञों का महत्व अत्यधिक बढ़ जाने से ब्राह्मणों के महत्व तथा वर्चस्व में काफी वृद्धि हुई। ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ, क्षत्रिय को उसके बाद, वैश्य को तीसरे, तो शूद्र को अंतिम तथा कनिष्ठ स्थान पर ढकेल दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों को उपनयन संस्कार करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन शूद्र को इस अधिकार से अपात्र ठहराया गया। यही से शूद्र को तुच्छ मानने की प्रक्रिया को शुरुआत हो गई। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वैश्यों से वसूले गए राजस्व पर जीते थे और शूद्र अन्य तीनों वर्णों की सेवा में अविरत लगे रहते थे। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन में और एक नई व्यवस्था दिखाई देती है और वो है गोत्र व्यवस्था। वास्तव में जिस स्थान पर समूचे कुल के गोधन को एकत्रित किया जाता था, उसे गोत्र कहा जाता था, लेकिन बाद में उस शब्द का अर्थ बदलकर उसे वंश के साथ जोड़ दिया गया। इससे गोत्र वंशों की पहचान का मुख्य आधार बन गया। सामाजिक जीवन में हुए बदलावों के इसी क्रम में हमें उत्तर वैदिक काल में और एक व्यवस्था विशेष रूप से दिखाई पड़ती है, और वो है आश्रम व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत मानव के जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन 4 भागों में बांट दिया गया था। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का, तो जाबलोपनिषद में 4 आश्रमों का विवरण मिलता है। इसी के साथ साथ संस्कारों के 16 और विवाह के 8 प्रकार हमें इस काल में देखने को मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की जगह कृषि समाज का प्रमुख व्यवसाय बन गया और इसका प्रमुख कारण था लोहे की खोज। इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। फसलों की संख्या और उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई, जिसके फलस्वरूप व्यापार एवं वाणिज्य में विस्तार हुआ। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई इन क्रियाओं का वर्णन मिलता है। ऋग्वैदिक काल में ज्यादातर व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से हुआ करता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे मुद्रा का प्रचलन होने लगा। निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद आदि मुद्रा के प्रकार प्रचलित हो गए। इस काल के लोग विभिन्न प्रकार के मृदभांडों का उपयोग किया करते थे, जिनमें काले रंग के मृदभांड, लाल रंग के मृदभांड, काले एवं लाल रंग के मिश्रित मृदभांड तथा चित्रित धूसर मृदभांड आदि मृदभांडों का समावेश होता है। इन मृदभांडों को बनाने के लिए कुम्हार उद्योग भी बड़े पैमाने पर किया जाता था। तांबे और लोहे के अतिरिक्त इस काल में स्वर्ण, चांदी और शीशे जैसे धातुओं का इस्तेमाल भी हो रहा था, जिस कारण धातु गलाने का उद्योग भी इस काल का एक महत्वपूर्ण उद्योग बन चुका था। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच धार्मिक जीवन को लेकर सबसे बड़ा बदलाव अगर कोई है तो वो ये है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रकृति पूजक समाज था, जबकि उत्तर वैदिक कालीन समाज में यज्ञ और कर्मकांडों का महत्व हद से ज्यादा बढ़ गया था। केवल यज्ञ ही नहीं तो उसके साथ साथ अनेकानेक अनुष्ठान, मंत्र विधियाँ, पशु बलि तथा नर बलि भी प्रचलित हो गए थे।
इंद्र और अग्नि, जो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे, उनका महत्व कम होकर अब प्रजापति, रुद्र और विष्णु का महत्व बढ़ गया था। वर्ण व्यवस्था के कठोर रूप के कारण पूषण, जो कि पहले पशुओं के देवता हुआ करते थे, वे अब केवल शूद्रों के ही देवता रह चुके थे। इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का भी आभास मिलता है। रामायण और जय संहिता अर्थात महाभारत, इन दोनों महाकाव्यों की रचना भी इस काल में पूर्ण हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक संपन्नता के कारण राजाओं और पुरोहितों द्वारा बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाने लगा था, जिसमें राजसूय यज्ञ, जो कि राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था, वाजपेय यज्ञ, जो कि राजा द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था, इसमें रथ दौड़ का आयोजन भी किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ था, इसमें राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को छोड़ा जाता था। इसी के साथ साथ अग्निष्टोम यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ और पुरुषमेध यज्ञ भी प्रचलित थे। इनमें से सौत्रामणि यज्ञ में पशु की आहुति, तो पुरुषमेध यज्ञ में पुरुष की आहुति का प्रावधान था। यज्ञ तथा कर्मकांडों में बलि प्रथा के इस बढ़ते प्रभाव के कारण उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में रचे गए उपनिषदों में कर्मकांडों की घोर आलोचना की गई है। उत्तर वैदिक काल की कठोर वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों की दशा में आई गिरावट और कर्मकांडों के बढ़ते प्रभाव का परिणाम ये हुआ कि समाज में इन कुरीतियों का विरोध करने वाला एक दूसरा वर्ग उभरकर सामने आ गया। इस संबंध में संपूर्ण जानकारी को हम इसी श्रृंखला में आगे आने वाले महाजनपद, बौद्ध तथा जैन धर्म से जुड़े वीडियोज में विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कीजिए, ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।